हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रोजगार पब्लिकेशन के अंकित बाकी के बुक के यूपी ट्रिपल एस सी फेट प्रैक्टिस सेट 15 प्रैक्टिस सेट जो रोजगार बुक के निकला हुआ है, तो उसको हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, उसमें पहला प्रैक्टिस सेट हो गया है, लेकिन आज हम आज से जो है हर वीडियो में 2 प्रैक्टिस सेट एक साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिस सेट 2 है, इसके बाद इसमें इसी में वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3 को भी देखेंगे जीके के क्वेश्चन को। ठीक है, एक का जो है प्रैक्टिस सेट 1 का हो चुका है, आप लोग उसको मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 एंड प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है, इसके बाद आने वाले जो और भी वीडियो होंगे आगे, उसमें हम दो प्रैक्टिस सेट करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। आपके पास 14 दिन या 13 दिन ही मान लीजिए समय बचा हुआ है। तो इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 2 लास्ट में क्या है प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, बाकी 13 इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट है। तो 2-2 करके इसको हम एग्जाम के पहले तक इसको हम एंड कर देंगे, या हो सकता है 5-6 दिन में इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पहले देखेंगे। इसके अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी या किस प्रकार थी, किस पर आधारित थी, ये बताना है। तो देखिए, इसका अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। उचित समतावादी क्या थी? उचित समतावादी थी हड़प्पा सभ्यता की मूलतः जो है सभ्यता थी। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का समाज जो था मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित था। पहला था शासक, दूसरा था धनी या कुलीन वर्ग, तीसरा था मध्यम वर्ग, और चौथा था निम्न वर्ग। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। किस युग में ये जो है इसकी जानकारी मिलती है, किस युग में इसको जो है अभिव्यक्त किया गया है, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा राइट ए पार्ट वैदिक युग में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक युग में। और ये जो है वेद ज्ञान के सर्वोच्च ग्रंथ हैं, इनमें जो है मुक्ति का रहस्य बताया गया है, और इन वेदों की प्रामाणिकता पर जो है प्रामाणिकता पर प्रश्न नहीं उठाए गए, और इन 6 दर्शनों को जो है आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है। तो ये बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ठीक है, अगर हम देखें तो इसमें घटना चक्र टो सीरीज़ का पूरा जो है प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आप लोग चैनल पेज पर जाइए, उसको भी देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ ज्ञान मुद्रा बुक के जो प्रैक्टिस सेट 25 प्रैक्टिस सेट आएगा, उसमें जो है आया था, उसमें भी है जो है आधा हो चुका है, आधा बाकी, उसको हम करा देंगे। तो आधा जो हो चुका है उसको देखिएगा, और सिलेबस के अनुसार जीके के कुछ फैक्ट शार्ट्स नोट 10 से 15 मिनट के बीच में मैं करवा रहा हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, ये बताना है। तो हर्षवर्धन जो है अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में मैंने एक पूरा टॉपिक पढ़ाया, 10 मिनट का है, आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। हर्षवर्धन के बारे में आपको वहाँ से पता चल जाएगा। कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा कराया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुतुब मीनार का कार्य जो है ये कराया गया था इल्तुतमिश के द्वारा पूर्ण। आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से प्रसिद्ध ऊंची पत्थरों की मीनार कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था, जिसे उसकी मृत्यु के उपरांत इल्तुतमिश ने जो है पूरा करवाया था। इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं इसको, और इल्तुतमिश ने जो है लाहौर के बजाय दिल्ली को मुख्यालय बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो हुई थी वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। राइट आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल कब हुआ था? 1872 में। तो उसमें प्रथम जनगणना जो है हुआ था, और इस जनगणना प्रक्रिया को जो है देश के विभिन्न भागों में जो है अलग अलग समय पर पूर्ण किया गया था। और इसके बाद 1881 में, ठीक है, 1881 में क्या हुआ था? लॉर्ड रिपन का शासनकाल था, और उसमें पहली बार जो जनगणना हो एक साथ पूरे देश में कराई गई थी, और तब से लेकर 81 से लेकर आज तक हर 10 साल के अंतराल पर कराई जा रही है जनगणना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था। आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। और इसका जो है स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। ठीक है, मुंबई में किया गया था इसके प्रथम अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो WC बनर्जी ने किया था। ठीक है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था?
तो किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो ये गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन एक ट्रेन डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास एक काकोरी नामक गांव है, वहां पर जो है ब्रिटिश के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया? तो इसमें अगर हम देखें तो चंपारण सत्याग्रह का विरोध जो किया गया था वो थे एन.जी. रंगा के द्वारा किया गया था। ठीक है, और कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? तो ये 1917 में हुआ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। और अगला प्रश्न देखते हैं, किसके सुझाव पर भारतीयों को जो है साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो इसमें अगर देखा जाए तो लॉर्ड इरविन का सुझाव था कि इसमें साइमन कमीशन में क्या है, भारतीयों को जो है बाहर रखा जाए। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो 1946 में भारत आज़ाद हिंद फौज के में लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी की निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? इनमें से ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया था। बाकी इसमें बुला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर कैलाश नाथ कारजू, इन तीनों ने किया था। 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में जो दिल्ली में मुकदमा चला था उसमें पैरवी किया था। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है, ये बताना है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल जो है संसार का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है और ये अफ्रीका के जो है उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो भारत में कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत जो है कितने प्राकृतिक प्रदेशों में जो है विभाजित है, ये बताना है। तो भारत को जो है टोटल 6 प्राकृतिक प्रदेशों में जो है विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला अगर देखेंगे तो उत्तरी और पूर्वी हिमालय है, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय है। दूसरे की बात करेंगे तो उत्तरी भारत का विशाल मैदान आता है इसमें। इसके बाद आता है तीसरे में तो मरुस्थल आता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो पर्यायद्वीपीय पठार आता है। इसके बाद हम देखते हैं पांचवा तो तटीय मैदान आता है। फिर इसके बाद छठवां की बात करेंगे तो भारत के द्वीप समूह आते हैं। तो इस तरीके से 6 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नेलांग घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है, यह घाटी जो है गंगोत्री नेशनल पार्क का एक भाग है और इसे उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो भारत में समस्त राज्यों के क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान आता है? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का पूरे भारतीय राज्य में कौन सा स्थान पर है? तो पूरे भारत में चौथा स्थान आता है भारत का। ठीक है, अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई, ये बताना है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी शब्द मौसिन से हुआ है और इसके अगर हम बात करेंगे तो इसमें आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, अरबी शब्द। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण के अगर अर्थ की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो सी पार्ट हो जाएगा, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, वैश्वीकरण का अर्थ जो होता है वो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था से एकीकरण करना होता है और यह जो है विश्व के विभिन्न समाजों और अर्थव्यवस्थाओं का जो है एकीकरण होता है। इसमें उत्पाद, विचार, दृष्टिकोण, विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं आदि के आपसी विनिमय के परिणाम के उत्पन्न विचार होते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। ठीक है, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक पाई जाती है और इसे अदृश्य बेरोजगारी भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। बजट एक शब्द है। ठीक है, बजट एक शब्द है और बजट एक जो है लेख पत्र है और किसका लेख पत्र है ये बताना है। तो बजट एक जो है सरकार की राजकोषीय नीति का जो है लेख पत्र होता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक संविधानेतर जो है संस्था है इनमें से? तो संविधानेतर संस्था की बात करेंगे तो ये नीति आयोग जो है एक संविधानेतर संस्था है। बाकी सारे क्या हैं कि वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद और ये जो है अगर हम बात करेंगे इसमें निर्वाचन आयोग तो संविधानेतर संस्था नहीं है। नीति आयोग की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक संविधानेतर संस्था है जिसका गठन मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर किया गया था और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन जो किया गया था वो 1 जनवरी 2015 को जो है किया गया था। ठीक है, और इसके अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री इस आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है। अरविंद पनगड़िया जो थे इस आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे।
आर एन मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? तो आर एन मल्होत्रा कमेटी जो है ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर देखें तो दिनेश गोस्वामी किससे संबंधित क्षेत्र है इनकी समिति जो है कमेटी? तो चुनाव सुधार से संबंधित क्षेत्र से इनका जो है कमेटी संबंधित है, ठीक है। और भगवती की अगर हम बात करेंगे तो भगवती कमेटी संबंधित है बेरोजगारी से। रघुराम राजन कमेटी संबंधित है वित्तीय क्षेत्र सुधार से। राजा चलैया समिति जो है संबंधित है कर सुधार से। और कस्तूरी रंगन समिति जो है पश्चिमी घाट से संबंधित है। तो ये कुछ समितियां हैं जो याद रखना जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? तो अगर हम इसमें देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राइट बी पार्ट प्रजातंत्र कहलाता है, ठीक है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है उसे प्रजातंत्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ठीक है। अब अगर इसमें हम देखें तो समवर्ती सूची की बात करें तो व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जैसी विशेषताएं जो इतनी हैं ये सारी सब कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से तो मूल अधिकार को लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के क्या कहते हैं संविधान से, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से अगर हम बात करेंगे तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा ब्रिटेन से जो है संसदीय शासन लिया गया है। विधि का शासन जैसी प्रमुख जो विशेषताएं उनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ठीक है, ये बताना है। तो ये है भाग 20 में। कहाँ पर उल्लेख है? तो भाग 20 में उल्लेखित है। और अनुच्छेद की बात करेगा तो 368 में, ठीक है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 19I में। राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा 19I, ठीक है। एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का इसमें से नहीं है, ये बताना है। तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो कलेक्टर का कार्य जो नहीं होता वो होता है आयकर का एकत्रीकरण, ये कार्य नहीं होता। बाकी इसमें राजस्व का एकत्रीकरण, कानून व्यवस्था का रखरखाव और भू दस्तावेजों का रखरखाव, तीनों कार्य होते हैं, बल्कि सी पार्ट जो है ये नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो ट्रांजिस्टर के लिए सबसे ज़्यादा प्रयुक्त सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ये बताना है। तो इसमें अगर हम गलत की बात करेंगे तो गलत हो जाएगा सी पार्ट। आइसो हेलाइन जो बर्फ और वर्षा लिखा हुआ है ये गलत है, ठीक है। बाकी इसमें आइसो बार जो दिया गया है ये सही लिखा हुआ है। आइसो बार वायुदाब से संबंधित है। आइसो हाइट जो ऊंचाई से संबंधित है। और आइसो हेलाइन जो होता है ये लवणता से संबंधित होता है, जो कि इसमें गलत चीज़ें लिखी हुई हैं। आइसो बात जो गहराई से संबंधित है। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो एक बायोगैस संयंत्र में अगर देखा जाए तो इसमें से किण्वन की प्रक्रिया जो होती है वो बायोगैस संयंत्र में होती है, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण की बात करें तो असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा संतृप्त यौगिक प्राप्त करना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। बहुलकीकरण की बात करेंगे तो एकल इकाइयों से बहुलक बनने की प्रक्रिया जो है बहुलकीकरण कहलाती है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसमें अगर देखा जाए तो सिगरेट लाइटर में पोर्टेबल चूल्हा आदि में ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर में राइट ए पार्ट हो जाएगा ब्यूटेन गैस, ठीक है। आनुवांशिकता इकाई है। आनुवांशिकता की इकाई क्या है ये बताना है। तो आनुवांशिकता की मूल भौतिक और कार्यात्मक इकाई जो है वो है जीन है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर हम इसके बाद नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करते हैं तो वैमनस का विलोम पूछा गया। वैमनस का विलोम क्या होगा? तो वैमनस का विलोम होता है सोमनस, ठीक है। वैमनस का विलोम क्या होता है? सोमनस होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद होता है सूर्य प्लस उदय, ठीक है। सूर्य प्लस उदय जो कि ए पार्ट में दिया गया है, यही आंसर आपका हो जाएगा ए पार्ट। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना इसमें से। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं निर्मम। क्या कहते हैं? निर्मम, ठीक है। आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा। और जिसके मन में भय ना हो उसको निर्भय कहेंगे। जिसके हृदय में दया ना हो उसको निर्दय कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसमें राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। छक्का पंजा करना यानी मुहावरे का सही अर्थ बताना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो छक्का पंजा करना मुहावरे का अर्थ होता है
ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें राइट बी पार्ट हो जाएगा। जयद्रथ वध किसकी रचना है ये बताना है। तो जयद्रथ वध जो है ये रचना बताना है किसकी है। तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो है ये लिखित एक रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। ठीक है, यह जो है हरिगीतिका छंद में जो है रचित है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 41 से 43 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो ये पैसेज दिया गया है। पैसेज को पढ़ के आपके उसके क्या है क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, तो आप पैसेज को पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू सेल वंस सोल टू द डेविल्स मीन्स, मतलब टू सेल वंस सोल टू द डेविल्स मीन्स, इसका मतलब बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है मुहावरा दिया गया है। ठीक है, तो मुहावरे का अर्थ होता है गिविंग अप वंस हॉनेस्टी फॉर द सेक ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स। ठीक है, तो इसमें अगर आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा इसका अर्थ। मिस्टर रोहन थॉट दैट वोमेन वीकेंड मेंस मेन बिकाज, इसका मतलब क्या होता है कि रोहन जो है तो सोचता है कि वोमेन वीकेंड मेन बिकाज, क्योंकि इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जो है क्या हो जाएगा बी पार्ट का राइट आंसर, सॉरी 42 का राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, ही वाज कन्विंस्ड दैट व्हाट द स्टोरी ऑफ सैमसन एंड दलीला इलिस्ट्रन एंड जो है इज करेक्ट। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। इट वाज मिस्टर रोहन बिलीव दैट, ठीक है, इट वाज मिस्टर रोहन्स बिलीव दैट। ठीक है, इसमें जो है बताना है कि मिस्टर रोहन का बिलीव क्या था, विश्वास क्या था कि इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वन मस्ट लीड एन ऑनेस्ट लाइफ। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा वन मस्ट लीड एन ऑनेस्ट लाइफ। आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर निकलेगा। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से गलत वर्ड को बताना कि कौन जो है गलत रूप से जो है लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो अलॉटमेंट जो है ये गलत तरीके से लिखा हो, बाकी इसमें देखा जाए तो बोरो सही है, टेररिज्म सही है, अलाउंस सही है, लेकिन अलॉटमेंट क्या है गलत लिखा हो। ठीक है, अलॉटमेंट में ए डबल एल होना चाहिए, यहाँ पे सिंगल एल लिखा हुआ है इसलिए जो है गलत हो जाता है। सेलेक्ट द ओपिनियन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, यानी कि हमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है इस इतने बड़े शब्द के लिए। एक शब्द का अर्थ बताने कि एक शब्द में इसको क्या कहेंगे, सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमी। ठीक है, सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन माने क्षेत्र। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे ऑटोनॉमी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की सूची से किन 3 खेलों को हटा दिया गया है अब। तो अगर इसमें अगर हम देखा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी, इन तीनों खेलों को क्या है कि राष्ट्रमंडल खेल से जो है अब हटा दिया जाएगा। ठीक है, जो कि कहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ पर आयोजन होगा, ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। और ये जो है क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में किया जाएगा। और इसमें जो है अब क्या है 3 जो है खेलों को जो है हटा दिया गया है, कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, संसद ने हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया है। तो संसद ने हाल ही में जिस ऐप को लॉन्च किया उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है डिजिटल संसद। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट हो जाएगा। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा, तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जो है जयपुर भारत में बनाया जा रहा है। तो आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा जयपुर भारत यानी जयपुर राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है। तो केरल उच्च न्यायालय जो है ये पहली बनी है, जो कि पहली हाईकोर्ट है देश की जो पहली पेपरलेस अदालत है या पेपरलेस न्यायालय है। ठीक है, जनवरी 2022 में किस देश ने जो है बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लागू किया है। ये किस देश के लागू किया गया है, तो ये लागू किया गया है फिलीपींस देश के द्वारा। राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाल विवाह पर पाबंदी यहाँ पे लगा दिया गया है। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा क्रिकेटर हैं सैफाली वर्मा। ठीक है, महिला क्रिकेटर हैं, भारतीय महिला क्रिकेटर सैफाली वर्मा को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने बनाया है बैंक ऑफ बड़ौदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत सरकार ने यूक्रेन के भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है यह बताना है। ठीक है, तो इसमें अगर ऑप्शन देखें तो ऑपरेशन भारत है, ऑपरेशन यमुना है, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन मुक्ति और ऑपरेशन गंगा है। तो अगर इसमें देखें तो भारत सरकार ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीयों को जो है यूक्रेन से सुरक्षित निकालने के लिए जो है ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया था। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। ठीक है, वंदे भारत अभियान चलाया गया था, तो ये था कोविड-19
के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया। ये था कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापसी के लिए एक नौसैनिक अभियान था। ठीक है। ऑपरेशन राहत जो चलाया गया 2015 में यमन संकट के दौरान भारतीय नागरिकों सहित विदेशी नागरिकों की निकासी ये था, जो कि ऑपरेशन राहत के नाम से चलाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास किया है? तो अगर देखा जाए तो हाल ही में भारत के INS कोच्चि और रूस का जहाज अंतर्राष्ट्रीय पैसेज अभ्यास में शामिल हुए। तो आंसर इसमें राइट किया जाएगा रूस। द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताना है। तो नोबेल शांति प्राप्तकर्ता जो है दलाई लामा तथा आर्कसिप डेसमंड टू द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक हैं। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो सी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, उपयुक्त दोनों। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो राइट आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाटर लिली भारत के किस पड़ोसी देश की राष्ट्रीय चिन्ह बनी है? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो ये बांग्लादेश की राष्ट्रीय चिन्ह बनी है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह की अगर बात करें तो श्रीलंका का शेर है। ठीक है। पड़ोसी देशों में अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो चांद, तारा और चमेली है राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है। और इसके बाद नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे जो है शेर जो है राष्ट्रीय चिन्ह नॉर्वे का। और इसके बाद अगर देखेंगे USA का, तो USA का गोल्डन रॉड है। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चिन्ह हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है इनमें। नॉर्वे, साइप्रस, जॉर्जिया, ऑस्ट्रिया, इधर निकोसिया, वियना, इधर राजधानी दिया गया। तो उसमें से बताना है कि कौन सी राजधानी किसको जो है किसकी है। तो नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी जो है ओस्लो है। साइप्रस की राजधानी क्या है? तो साइप्रस की राजधानी का नाम है निकोसिया। ठीक है। तो आंसर इसका बी का फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए जॉर्जिया, जॉर्जिया की राजधानी का क्या नाम है? तो जॉर्जिया का नाम है तिब्लिसी। ठीक है। और ऑस्ट्रिया की राजधानी का नाम वियना है। तो इस तरीके से आप इसको मिलान कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया? तो राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया था इनमें से किसको? तो ये बताना है। तो नीलम संजीव रेड्डी को जो है क्या किया गया था? राष्ट्रपति पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। ठीक है। निर्वाचित हुए थे। इनका कार्यकाल 1977 से लेकर 1982 तक था। ये 6वें राष्ट्रपति थे भारत के। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था, ये बताना है। ठीक है। तो ये घोषित किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, जो कि ये भारत के प्रधानमंत्री थे। और इन्होंने पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। कब किया गया था? 24 अप्रैल 2010 को। ठीक है। तो तभी से हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र जो है 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। गोल गुंबद भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबद की बात करें तो गोल गुंबद जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। बीजापुर जिले में ये पड़ता है। झारखंड का लोक नृत्य क्या है? झारखंड का लोक नृत्य पूछा गया है। तो झारखंड के प्रमुख लोक नृत्यों की बात अगर हम करेंगे तो छऊ, पाइका, ठीक है, करिया, झूमर, जतरा और नटुआ, ये सभी क्या हैं? झारखंड के प्रमुख लोग। तो इसमें पाइका और छऊ ये दोनों आते हैं। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाए, B एंड C। ठीक है। जूडो जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जूडो की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है जापान का राष्ट्रीय खेल होता है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, याद रखिएगा। तो जूडो क्या है? जापान का जो है राष्ट्रीय खेल है। ठीक है। तो आंसर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आंसर इसमें सही हो जाएगा डी पार्ट, जापान। गोल्डन गर्ल और उड़न परी के नाम से जो है किसको जानते हैं? तो गोल्डन गर्ल और उड़न परी के नाम से विख्यात जो है PT ऊषा, सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट धावका हैं, उनको जाना जाता है। तो PT ऊषा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन को संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो जलवायु स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 5 से 16 जून 1972 को जो है ये आयोजित किया गया था। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब 71 से 75 तक क्वेश्चन जो है ये आपको पढ़ के पैसेज को और इसको जो है गद्यांश का आंसर देना है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, पढ़ लीजिएगा उसका पैसेज। हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें क्या होना चाहिए? अब इस गद्यांश को अगर आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो परिच्छेद की पहली पंक्ति से ही स्पष्ट होता है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है, डी पार्ट में दिया गया है। राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो अगर हम इसमें देखेंगे तो हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है इस गद्यांश के अनुसार जिसमें भारतीय संस्कृति परंपरा का प्रतिनिधित्व हो। तो राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो आप जब पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम इसका जो है उपयुक्त जो है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बनता है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम क्या? तो शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ जुड़ना चाहिए क्योंकि हमें राष्ट्रीय परिच्छेद के पहले अगर पैराग्राफ के अंतिम पंक्ति से देखेंगे तो पाएंगे कि हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ सामायिक जीवन के प्रवाह से भी जुड़ना चाहिए। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 76 से 80 भी क्वेश्चन जो दिए गए हैं 5 क्वेश्चन वो भी इसी गद्यांश के अनुसार दिए गए हैं। तो गद्यांश को पढ़िएगा। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज का मानव जो है अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए संकाल है क्योंकि क्या है? तो क्योंकि आज का मानव जो है क्योंकि वो विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा इस गद्यांश के अनुसार। हमारी विज्ञानाधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है? तो जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास हमारी विज्ञानाधारित शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है ज्ञान है, क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण देन है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके मानव जीवन को भस्मासुर बनने से रोका जा सकता है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक मानव के विकास को सर्वांगीण जो है नहीं कहा जा सकता क्यों नहीं कहा जा सकता? तो इसमें अगर देखें तो परिच्छेद की पहली पंक्ति से स्पष्ट होता है कि आधुनिक मानव के विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित होता है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का। तो अगर देखें तो अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्या हो? तो अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव जब व्यक्ति की क्षुद्रता को जो है राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो कि इसके बाद इसमें अगर पहले क्वेश्चन देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की। तो पहला क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है। ये किसके द्वारा व्याख्या किया गया है? तो ये किया गया स्वामी दयानंद के द्वारा। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, उन्होंने नारा दिया था, एक क्या दिया था? वेदों की ओर लौटो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है इनमें? तो अगर इसमें देखा जाएगा तो राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, पील आयोग संबंधित था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, पील आयोग। ठीक है, सुमेलित करना है, एक और नदी दिया गया है, एक और स्थल दिया गया है। तो हड़प्पा जो है स्थल एक किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा स्थल जो है ये रावी नदी के किनारे था। ठीक है, मोहनजोदड़ो ये किस नदी के किनारे था? तो ये सिंधु नदी के किनारे था। रोपड़ अगर हम बात करते हैं इसमें लोथल की, तो लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे था। और काली बंगा की बात करेंगे तो ये घग्गर नदी के किनारे था। तो इस तरीके से इसका आंसर ये आप लोग मिलान कर लीजिएगा। मुगल काल की राजभाषा कौन थी ये बताना है। तो मुगल काल की राजभाषा जो थी वो थी फारसी थी। राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, फारसी। ठीक है, अगला फिर सुमेलित करना है। अब इसमें अगर हम देखें तो सुमेलित करना जीजाबाई है, उस समर्थ रामदास हैं, शाहजी भोसले, दादाजी कोंडदेव हैं। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सम्मिलित है। तो अगर हम देखें तो जीजाबाई कौन थी? तो शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई था। ठीक है, और समर्थ रामदास कौन थे? तो ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे शाहजी भोसले कौन थे? तो शाहजी भोसले जो थे शिवाजी के पिता का नाम था। ठीक है, इसके बाद दादाजी कोंडदेव कौन थे? शिवाजी के संरक्षक थे। तो इस तरीके से इसमें भी क्या कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, और जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन स्थल दिया गया है। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखते हैं मिलान करते हैं तो डॉक्टर M.A. अंसारी की बात करेंगे तो ये जो है इनका अधिवेशन जो हुआ था कब हुआ था? 1927 में। और कहाँ पर किए थे? इनके अधिवेशन इनकी अध्यक्षता में हुआ था मद्रास में। ठीक है, तो ए का 3 हो जाएगा। पुरुषोत्तम दास टंडन की अगर हम बात करेंगे तो ये इनका जो है अगर बात करेंगे स्थान कौन सा था इन्होंने अध्यक्षता की थी? तो वो था नासिक। आंसर इसमें जो है बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, सरोजनी नायडू की अगर हम बात करें तो ये जो है इन्होंने कानपुर की अध्यक्षता कानपुर में किया था, और ये कब किया था? 1925 में। सुभाष चंद्र बोस ने जो है हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। तो इस तरीके से ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, डी पार्ट यानी पहला। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आंसर आपका हो जाएगा सी पार्ट।
1935 के भारत सरकार नियम अधिनियम की कौन सी एक विशेषता इनमें से नहीं थी, ये बताना है। तो 1935 के अगर हम भारत सरकार अधिनियम की विशेषताओं की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अगर हम आंसर की बात कर लेते हैं तो आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, ये विशेषता नहीं थी। क्या विशेषताएं थी, तो विशेषताओं को जानना भी जरूरी है, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो अधिनियम की निम्न विशेषताएं थी। पहला था अखिल भारतीय संघ, दूसरा है प्रांतीय स्वायत्तता, तीसरा है एक द्विसदनीय विधानमंडल की गठन, और तीसरा है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली रखना, और चौथा है संघीय न्यायालय की स्थापना करना। तो ये सारी विशेषताएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ था वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अल हिलाल समाचार पत्र जो है ये किसके द्वारा जो है किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए जो है शुरू किया गया था। तो अल हिलाल की अगर हम बात करेंगे तो 1912 में शुरुआत किया गया था, और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है शुरुआत किया गया था। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो कौन थे। तो उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। 1892 में इन्होंने चुनाव लड़ा था। ठीक है। और ये हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने थे। ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक एक लिखी है जो पूछा जाता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। संगमरमर क्या होता है। संगमरमर जो होता है कायांतरित चट्टानें होती हैं। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से जोड़ा गलत है। तो गलत कथन बताना है, गलत जोड़ा बताना है इनमें से। तो आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम देखें इसमें भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर जो है वो किस नदी किनारे बसा, तो वो महानदी नदी किनारे नहीं बसा हुआ है। तो यही गलत है। भुवनेश्वर जो है ये किस नदी किनारे बसा है, ये कुआं खाई नदी के किनारे बसा है। ठीक है। कुआं और खाई नदी के किनारे ये क्या है, कुआं खाई नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा क्योंकि यही पूछा गया था। गलत कौन है। बाकी कोटा जो है चंबल नदी के किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी किनारे, और सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। भारत का अक्षांशीय फैलाव क्या है। तो भारत के अक्षांशीय फैलाव की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से अगर देखते हैं तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ए पार्ट हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका जो है अक्षांशीय फैलाव है। तो आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रेणी जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो आपका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी जो है दिखाई देती है, बताना है। तो शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर अगर हम देखेंगे तो 2 प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। पहला है औद्योगिक बेरोजगारी, दूसरा है शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो ए पार्ट में दिया गया है शिक्षित बेरोजगारी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या, शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना जो है ये किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सी पार्ट, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, जिसको NSO कहा जाता है। तो इसके द्वारा गणना किया जाता है। आंसर की बात करेंगे तो आपका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है। तो अवमूल्यन का उद्देश्य दोस्तों होता है, अगर हम इसके क्या कहते हैं कि परिभाषा की बात करें तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार या मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर अपनाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत विदेशी मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाता है, उसे अवमूल्यन कहा जाता है। ठीक है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। निर्यात को प्रोत्साहित किया जाता है, इसमें आंसर डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा। भारत में हरित क्रांति जब हुआ तो उसमें सर्वाधिक प्रभाव जो है गेहूं के फसल पर पड़ा था। तो आंसर इसका पार्ट हो जाएगा गेहूं। वस्तु और सेवा के कर जिसे GST कहा जाता है, ठीक है, लागू करने वाला पहला देश कौन था, ये बताना है। तो लागू करने वाला विश्व का पहला देश जो है वो है फ्रांस। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है। भारत में कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया। भारत में संसदीय प्रणाली प्रभावित है, कहाँ से, किस देश के प्रभावित है। तो भारत की संसदीय प्रणाली जो है वो इंग्लैंड के देश से जो है प्रभावित है। तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, इंग्लैंड। ठीक है। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है और वो किस प्रकार का नियम है ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका राइट हो जाएगा, देशद्रोह का अपराध जब सिद्ध हो जाता है तो उसका क्या होता है, नागरिकता खत्म हो जाता है। ठीक है। यानी कि अगर भारत सरकार निम्नलिखित कारणों से जो है भारतीय नागरिकों की नागरिकता को लोप कर सकती है, देशद्रोह या देशद्रोह का अपराध जो है सिद्ध होने पर, यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो तो इन दोनों तरीके से क्या है, रद्द कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मूलभूत संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित किया गया है? तो मूलभूत अगर देखेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है उद्देश्य लोककारी कल्याण के राज्य की स्थापना करना है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है। जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख कौन होता है? जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख होता है एसपी, जिसको कहते हैं पुलिस अधीक्षक। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्था इनमें से नहीं है? तो पंचायती राज संस्था की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 के तहत ग्रामीण भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था किया गया है। और उसमें ग्राम पंचायत आता है ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति आती है ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद आता है जिला स्तर पर। अगर इसमें देखेंगे नगर परिषद जो दिया गया तो यही नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों हैं। अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्यों नीला दिखाई देता है? तो वायुमंडल के अभाव के कारण अंतरिक्ष यात्री को क्या है, आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, यानी कि अंतरिक्ष यात्री को हम लोग देखते हैं तो ऐसा नीला दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जो है उसको किस प्रकार का रंग दिखाई देगा? तो उसको जो है काला दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? वायुमंडल के अभाव के कारण काला दिखाई देता है। झूठ को पता लगाने वाले यंत्र किस नाम से जो है जानते हैं उसको? तो झूठ का पता लगाने यंत्र को कहते हैं क्या कहते हैं? पॉलीग्राफ। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा, पॉलीग्राफ। ठीक है, इसमें अन्य अगर हम ऑप्शन की बात करें तो जैसे पायरोमीटर है, तो पायरोमीटर का क्या है? तो ये विकिरण ऊष्मा की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है। ठीक है, अगर हम गायरोस्कोप की बात करते हैं तो ये अभिविन्यास और कोणीय वेग को मापने या बनाए रखने वाला यंत्र होता है। काइमोग्राफ की बात करेंगे तो ये ऊतक पर जेनोबायोटिक के प्रभाव का अध्ययन करने वाला यंत्र होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ये बताना है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार की बात करेंगे तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो है हेनरी बेकुरल ने किया था। तो आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा, बेकुरल। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करें तो रेडियम और पोलेनियम की खोज जो है मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है थॉमसन के द्वारा किया गया था। न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। भू प्रॉपर्टी में जो है सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक जो है ऑक्सीजन तत्व प्राप्त होता है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी शरीर की बताना कौन सी होती है? तो वो होती है कान में, और उसको कहते हैं स्टेपीज। ठीक है, ये होती है सबसे छोटी हड्डी। ठीक है, और अगर हम बात करें हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो वो होती है फीमर, जो कि जांघों में पाई जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पो प्लस अन एक किस स्वर संधि का उदाहरण है, ये बताना। ठीक है, पो प्लस अन की बात करेंगे तो ये क्या बनता है? अगर हम इसको मिलाकर बनाएंगे तो ये जो है पवन बनता है। और पवन में कौन सी संधि होती है? पवन में होता है अयाद संधि का उदाहरण। ये अयाद संधि का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विचित्र के पर्यायवाची की बात करें तो इसमें जो दिया गया है वो विलक्षण जो है ये विचित्र का पर्यायवाची होता है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसको लिए कहते हैं इंद्रजीत, जो कि आपके सी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी पार्ट, इंद्रजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल शब्द जो है युग्म के सही अर्थभेद का चयन करना, यानी कुल 2 बार दिया गया है। इसका बताना है कि एक कुल का अर्थ क्या होता है, एक कुल का अर्थ होता है। तो एक कुल का अर्थ होता है सब। ठीक है, सब यानी कि पूरा, उसको कुल कहते हैं। और एक कुल का अर्थ होता है वंश। तो इसमें अगर देखेंगे तो दिया गया डी पार्ट में सही आंसर, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का इसमें से चयन करना है, कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है? तो अगर हम इसमें देखें तो गंदा पानी उबाल कर पिएं, ये जो है शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। बाकी सारे जो है गलत रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो दिया गया वो पैसेज से है 41 से 43 तक। इंग्लिश का क्वेश्चन है पैसेज के आएगा जरूर, तो इसको आप लोग पैसेज को पढ़िएगा। नेक्स्ट अब हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं तो हु अकॉर्डिंग टू द अथर सफ़र्स फ्रॉम लोनलीनेस। ठीक है, मतलब लेखक के अनुसार जो है कौन जो है सफ़र करता है लोनलीनेस, एकांत का। ठीक है, तो अगर हम अकेलापन का कौन जो है, तो अकॉर्डिंग टू द अथर जो है मैनी पीपल सफ़र फ्रॉम लोनलीनेस। इसमें अगर देखेंगे तो आंसर हो जाएगा मैनी पीपल। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है अकेलेपन के शिकार हैं या सफ़र करते हैं, कष्ट सहते हैं। लोनलीनेस इज लाइक, लोनलीनेस जो है किस प्रकार है, तो किस प्रकार है? तो अगर हम देखेंगे तो इन द सेकंड लाइन ऑफ द पैसेज अगर देखते हैं तो इट इज़ क्लियरली सेड दैट कि लोनलीनेस इज लाइक ए डिजीज। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए पार्ट, अ डिजीज। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूज लोनलीनेस मीन्स, रॉबिन्सन क्रूज लोनलीनेस इसका मतलब बताना है क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है ब्रिंग आउट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी, ब्रिंग आउट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा।
सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर वन गिवन दैट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि हमें वन वर्ड सब्सटीट्यूट बताना है। अ प्लेस वेयर कॉइन्स मेडल्स और टोकन्स आर मेड, ठीक है, इसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, ठीक है, वो स्थान जहाँ पे सिक्के या मेडल्स या टोकन्स बनाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं मिंट, ठीक है, क्या कहा जाता है, मिंट। तो आंसर ये पार्ट हो जाएगा मिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम, ठीक है, इडियम, ये इडियम दिया गया है तो इसका हमें बताना अर्थ। टू टेक अ चिल पिल, इसका हमें अर्थ बताना क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टू काम डाउन, ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, टू काम डाउन। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, उनका नाम है राजीव कुमार, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव लॉन्च की है, तो ये लॉन्च किया गया है सुरेश रैना के द्वारा, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, सुरेश रैना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, तो उनका नाम है पियरे ओलिवर गैरिन चंस, ठीक है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। इन्होंने जो है गीता गोपीनाथ की जगह ली है। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है, तो प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाते हैं, तो राइट आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा, 4 जनवरी, ठीक है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो जनवरी 2022 में देश को 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं ये बताना है, तो इसके अगर आंसर की बात करेंगे तो वो हैं भरत सुब्रमण्यम, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है, हाल ही में शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना है, तो इसका अगर हम बात करेंगे तो वो बना है चेन्नई हवाई अड्डा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, चेन्नई हवाई अड्डा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई हवाई अड्डा। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा है, तो भारत की अगर बात करें तो अपने समग्र अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में 55 देशों में 43वां स्थान है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, 43वां स्थान में, ठीक है। अगर इसमें देखेंगे पहले स्थान पर तो अमेरिका पहले स्थान पर है। हाल ही में नूसंतारा को जो है किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है, तो इंडोनेशिया ने जो है अपनी नई राजधानी का नाम नूसंतारा घोषित किया है, नई राजधानी बनाया है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है रत्नाकर सेठी, ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट, रत्नाकर सेठी। 24 वर्षीय निखत जरीन ने जो है बॉक्सिंग में 5-0 से किसको हराकर गोल्ड मेडल जीता है ये पूछा गया, ठीक है। अब इसमें पूछा जा सकता है कि निखत जरीन ने कौन सा मेडल जीता है, लेकिन इससे पूछा गया कि निखत जरीन ने किसको हराकर गोल्ड मेडल जीता है, तो दोनों याद रखिएगा। तो इन्होंने जो है थाईलैंड की जिटपोंग जुटामस को हराया था, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है, जिटपोंग जुटामस। अब विश्व मुक्केबाज चैंपियन बनने वाली 5वीं भारतीय महिला बन गई हैं। नहरों का देश भारत के किस पड़ोसी देश को कहा जाता है, तो अगर इसमें देखा जाएगा तो नहरों का देश जो है पाकिस्तान को कहा जाता है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ बात करें तो पाकिस्तान जो भारत के पश्चिम में स्थित एक इस्लामिक गणराज्य है, आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम की राजधानी और मुद्रा का नाम पूछा गया है। देखिए वियतनाम की राजधानी और मुद्रा का नाम पूछा गया है, तो वियतनाम की अगर राजधानी की बात करेंगे तो इसका नाम है हनोई और मुद्रा का नाम है दोंग, ठीक है, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा, हनोई और दोंग। अगर कुछ देश के राजधानी और मुद्रा की बात करें तो उत्तर कोरिया की राजधानी का नाम है प्योंगयांग और मुद्रा का नाम है वान, ठीक है। इसके बाद अगर हम कतर की बात करें तो दोहा रियाल, यानी कि दोहा है राजधानी, रियाल है मुद्रा। कंबोडिया की बात करें तो नामपे और रियल इसका जो है नाम है। चीन की बात करें, चीन की राजधानी बीजिंग और इसका जो है मुद्रा का नाम है रेनमिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो देखिए राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था होती है, यानी एक अस्थायी संस्था है और इसका कभी विघटन नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य यानी कि 1/3 सदस्य जो होते हैं वो हर 2 वर्ष पर क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है सुमेलित नहीं है सही रूप से, तो देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे तो भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं, सही है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, यह भी सही है। राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि दिया गया है गलत, 15 जनवरी दिया गया है, ये गलत है, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को मनाते हैं, ये भी सही है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाते हैं वो 12 जनवरी को मनाते हैं, तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, यही बताना था। वेम्बनाथ झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वेम्बनाथ झील की अगर हम बात करेंगे तो ये वेम्बनाथ झील जो है ये भारत के केरल राज्य में स्थित है, जो कि दिया गया है सी पार्ट में। राइट आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। बिहू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फेमस है, ठीक है। बिहू की बात करेंगे तो ये असम का लोक नृत्य है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो ध्रुपद गायकी का प्रसिद्ध घराना जो है ग्वालियर घराना है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ग्वालियर घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइगर वुड्स किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं? टाइगर वुड्स की बात करेंगे तो ये जो है यूएस के गोल्फ खिलाड़ी हैं, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, यूएस से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन क्षरण से संबंधित है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? ये बताना है, तो इसका आंसर क्या जाए, तो दामोदर नदी को कहा जाता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसे जो है इस नदी को, दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बंगाल में बहुत जो है क्या लाती है, बाढ़ लाती है, तबाही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 से 75 जो दिया गया है एक पैसेज, और गद्यांश को पढ़ के उसका आंसर देना है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक बताने में से क्या हो जाएगा? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक बनता है शांत रहो सुखी रहो, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध आने वाली स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति का क्या नाम दिया गया है? तो इस गद्यांश के अनुसार उसको कहा जाता है महायोग, ठीक है। क्या कहा जाता है? महायोग। क्रोध को काबू में रखने के लिए मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? तो क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः जो है गद्यांश के अनुसार देखा जाएगा तो पाचन क्रिया से जुड़े रोग क्या होते हैं, दूर होते हैं, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं बताना है, तो इस गद्यांश के अनुसार चिंता की रेखाएं जो है ओजस्वी चेहरे पर उभर आती हैं, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? तो शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को जो है क्रोध के अनुभव को डायरी पर लिखें, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला भी पैसे से ही देना है, 76 से 80 क्वेश्चन तक। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता क्या होती है? चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है क्या है? तो चरित्र निर्माण के लिए राष्ट्र का सर्वांगीण विकास के लिए जो है चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता होती है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें हो जाएगा जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं जनतंत्र के लिए लाभकारी? तो जनतंत्र के लिए जो है उत्तम चरित्रवान व्यक्ति जो है लाभकारी हो सकते हैं, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या है? तो उन्नत राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण जो होता है वो उन्नत विकास के लिए जो है राष्ट्र के लिए प्रथम सोपान है, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो क्या होता है? तो अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है? तो भारतीयता के प्रति जो है देखा जाए तो लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति जो है भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण होता है, तो आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा गद्यांश के अनुसार। तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब इस वीडियो में दो और तीन जो है प्रैक्टिस सेट थे जिसका हम लोगों ने हल किया। अगले वीडियो में हम 4 और 5 को हल करेंगे। तो इस तरीके से 15 पेपर है जो कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं मात्र 6 दिनों में। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।